आज हम वाचन करेंगे पाकिस्तान बर्थ एंड अर्ली डेज नामक पुस्तिका के तीसरे चैप्टर की, जिसका शीर्षक है लाहौर और कराची। 1947 के अगस्त माह के आखिरी दिनों में जब मैं पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त की हैसियत से लाहौर पहुंचा, तो जो दृश्य मुझे देख पड़े थे वे वास्तव में बहुत दुखदायी और चिंताजनक थे। मेरे मन में तो ऐसा विचार नहीं आता था कि मुझे किसी प्रकार का शारीरिक भय है। लाहौर नगर से मैं अपरिचित नहीं था। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में मैं प्रथम बार यहाँ गया था। इसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू थे। वहां पर कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई थी कि पूर्ण स्वतंत्रता ही देश का लक्ष्य है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद कितनी ही बार मुझे लाहौर जाने का अवसर मिला। लाहौर के नागरिकों का यह आदर्श था कि अपने नगर को वे फ्रांस की राजधानी पेरिस की तरह बनावें। बड़ी बड़ी सड़कें वहां हों, सड़कों के बगल में चौड़ी पटरियों पर फूलों की क्यारियां कटी हुई हों, यहाँ महल बने, खुले मैदान हों, बड़े बड़े उद्यान लगाए जाएं। बहुत से संपन्न पंजाबी विभिन्न व्यवसायों में धन कमाकर लाहौर में अच्छे अच्छे भवन बनाते थे और वृद्धावस्था में वहां रहना पसंद करते थे। बहुत से मध्यवर्ती संपन्न लोग लाहौर के चारों तरफ उपनगर बसाते थे और वहां आराम से रहते थे। लाहौर नगर में वास्तव में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और यह आशा की जाती थी कि देश के विभाजन पर लाहौर भारत को मिलेगा। विचार था कि रावी नदी दोनों नए राज्यों के बीच की स्वाभाविक सीमा मानी जाएगी और यदि ऐसा किया जाता तो लाहौर हमें ही मिलता। राजनीतिक तर्क वितर्क के कारण लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। विभाजन के बाद पश्चिमी पंजाब के सभी हिंदू और सिख घर छोड़ छोड़कर चल पड़े। यकायक वातावरण में भय का संचार हो गया। लाखों स्त्री पुरुष और बच्चे लाहौर आए और वहां से अमृतसर और अन्य पूर्वी स्थानों पर फौरन जाने के लिए आतुर हो रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तब जो दृश्य मैंने देखा उसकी स्वप्न में भी मुझे आशंका नहीं हो सकती थी। मैं स्तंभित रह गया जब मेरे साथ हथियारबंद सिपाही रक्षा के लिए तैनात किए गए और मुझे कहा गया कि बिना इनको साथ लिए कहीं मत जाना। तब मैंने अनुभव किया कि शायद किसी प्रकार का भय है। अपने पुराने मित्रों से मैंने मिलना चाहा, पर वे तो पहले ही वहां से चले गए थे। लोक सेवक मंडल, लाला लाजपत राय की सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के मुख्य स्थान चिरपरिचित लाजपत भवन में मैं गया और जो कुछ मैंने वहां देखा उससे दुख और आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू और श्री अचिंत राम को मैंने वहां पहचाना। वे इन उद्वासिल हुए स्त्री पुरुषों को सांत्वना दे रहे थे और उनके प्रवास के लिए प्रबंध करने का प्रयत्न कर रहे थे। जब मैं इन लोगों के बीच यकायक पहुंचा तो वे सब भड़क उठे। श्रीमती रामेश्वर नेहरू ने क्रुद्ध होकर मुझसे कहा कि तुम अब तक कहाँ थे, तुम जो हमारे उच्चायुक्त बने हुए हो। मैं ठीक समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में कोई सज्जन गुस्से में भरे हुए अपने दोनों हाथों को इस मुद्रा में करके मेरी तरफ आए जैसे कोई दूसरे का गला घोंटने के लिए करता है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम हमारे उच्चायुक्त बने हो, हमें तुमने इस दशा में छोड़ दिया है तुम। मैं चुपचाप बैठा था। आज जब उस दृश्य का स्मरण करता हूं तो मुझे ऐसा ही मालूम होता है कि मुझे उस समय पूर्ण विश्वास हो गया था वह आदमी मेरा गला घोंट देगा। पर न मैं घबराया, न डरा और न मैं नैतिक या शारीरिक दृष्टि से अपनी रक्षा के लिए प्रवृत्त हुआ। श्री अचिंत राम ने आगे बढ़कर उस सज्जन को रोका और मैं सही सलामत घर आ गया। जिस रूप में मैंने उस समय लाहौर को देखा उसमें मैंने उसे न पहले कभी देखा था, न कभी देखने की आशंका ही कर सकता था। पश्चिमी पंजाब के राज्यपाल सर फ्रैंक म्यूडी थे। 25 वर्ष पहले वह मेरी नगरी काशी में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। शासन की तरफ से नगर पालिका के सदस्य थे। मैं उनका निर्वाचित सदस्य था। मैं तब से इन्हें अच्छी तरह से जानता था। दिल्ली की विधानसभा में भी इनसे बराबर मुलाकात होती रही। अन्य कितने ही ब्रिटिश अफसरों की तरह ये भी पाकिस्तान की स्थापना के समर्थक थे। इनकी स्थापना के बाद प्रांतीय राज्यपाल बनाए गए थे। जब एक तरफ लाखों आदमी लाहौर में राज्य से बाहर चले जाने के लिए एकत्र होते थे, तब वहां के राजभवन में उच्चतम अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना साहब मौजूद थे। अवश्य उन दोनों ने वहां की स्थिति पर विचार किया होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने घर को छोड़कर एक तरफ से दूसरी तरफ चले जा रहे थे। अपने उप उच्चायुक्त सरदार संपूर्ण सिंह के मकान के एक कोने में जब मैं किसी न किसी प्रकार पड़ा हुआ था,
तब जनरल रीज नाम के अंग्रेज फौजी अफसर मुझसे मिलने आए। इनके आने में मुझे आश्चर्य हुआ। ये उस समय बड़े क्रुद्ध प्रतीत होते थे। मेरे साथ जो सेना के मेजर दिल्ली से गए थे, उन्होंने जब कुछ कहना चाहा तो जनरल ने उन्हें धमकाकर रोक दिया और कहा, मेरी बात काटने का या मुझसे बहस करने का मेरे किसी मातहत को कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे बहुत ऊंचा अफसर हूं। जनरल साहब मेरी देखकर कहने लगे कि आश्चर्य की बात है कि एक छोटा फौजी मुझसे इस तरह बात करने का साहस करे। जहां तक मैं समझ सका, मेरे साथी मेजर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर आपत्ति की जा सके। मेरे लिए सब काम नया था। मैं नहीं जानता था कि फौज के भिन्न भिन्न स्तर के अफसरों को एक दूसरे से किस तरह बात कर। मैं स्थिति को ठीक तरह से नहीं समझ पा रहा था। जब मैंने पश्चिमी पाकिस्तान की दुर्घटनाओं और निर्दोष लोगों की हत्याओं के संबंध में जनरल साहब को कुछ सूचना दी तो उन्होंने साफ साफ और काफी कठोरता के साथ कहा कि मैं न किसी हिंदू न किसी सिख के जीवन के संबंध में जिम्मेदारी ले सकता हूं जब तक कि पूर्वी पंजाब के एक एक मुसलमान को पूरी सुरक्षा नहीं दी जाती। जहां तक याद आता, उस समय सीमा की देखभाल के लिए कुछ फौजी और कुछ गैर फौजी लोगों की समिति तैनात की गई थी। दोनों तरफ के लोगों की रक्षा का कार्य उनके सुपुर्द था। मैंने जनरल साहब से कहा, हम लोगों को पक्षपात नहीं करना चाहिए, सब लोगों की सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं। उनको ये बात ठीक नहीं लगी। उनकी कृपा थी कि वे मुझसे मिलने आए, पर हमारी बातचीत का कोई परिणाम नहीं हुआ। दूसरे दिन जिन्ना साहब कराची से हवाई जहाज से आए और उनके स्वागत के लिए जनरल और मैं दोनों ही हवाई अड्डे पर गए। जनरल साहब ने जिन्ना साहब का बड़ी उत्साह से स्वागत किया और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। सरदार संपूर्ण सिंह के साथ मुख्यमंत्री ममडोट के नवाब साहब के कार्यालय में स्थिति की विवेचना करने में प्रतिदिन जाता था। एक दिन तीसरे पहर यकायक चपरासी ने आकर मुझसे कहा कि ब्रिगेडियर खिमैया और ब्रार मुझसे मिलना चाहते हैं। ये दोनों ही पीछे बड़े बड़े जनरल हुए। उनसे मिलने में बाहर गया। उन्होंने मुझे बताया कि शेखुपुरा से सरगोधा तक आज रात्रि को भयावह हत्या होने की संभावना है। क्या मैं स्थिति को बचाने के लिए कुछ कर सकता हूं? मैं फौरन ही भीतर गया और नवाब साहब से मैंने पूछा कि क्या आपको इन फौजी अफसरों से मिलने में कुछ आपत्ति होगी? उन्होंने उन्हें भीतर बुला लिया और जब इन्होंने हाल बताया तो उन्होंने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता, पर आपके जैसे जिम्मेदार अफसर कह रहे हैं तो मुझे मानना ही होगा। पुलिस के मुखिया जनाब कुर्बान अली भी वहां मौजूद थे। उनकी ईमानदारी और निष्पक्षता की बहुत प्रसिद्धि थी। अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान का नाश हो, हिंदुस्तान का नाश हो, क्या यह विभाजन जनसाधारण के हित के लिए किया गया या उसकी बर्बादी के लिए? मेरे साथ दिल्ली के दीवान चमन लाल भी गए हुए थे। कुर्बान अली साहब और वे उसी क्षण गुजरावाला और शेखुपुरा की तरफ रवाना हो गए। मध्य रात्रि में वहां पहुंचे और ठीक समय पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पूर्वी पंजाब से जो हमारे पास खबरें आती थी उनसे भी यही मालूम होता था कि वहां की स्थिति ऐसी ही खराब है। कैसी शत्रुता का वातावरण उस समय तैयार किया गया था। एक दिन पहले के भाई और साथी एक दूसरे का आज गला काट रहे थे। परस्पर की कोई व्यक्तिगत शत्रुता उनमें नहीं थी। ऐसे दुराचरण का कोई कारण भी नहीं था। केवल इस कारण ऐसी बर्बरता हो रही थी कि उनके संप्रदायों के नाम भिन्न भिन्न थे। वे ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते थे और उसकी उपासना भिन्न भिन्न प्रकार से करते थे। हमारे भारत के गवर्नर जनरल की पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ हमारे प्रधानमंत्री लाजपत भवन देखने गए। पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली के साथ हवाई जहाज से पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के कई जिलों का उन्होंने दौरा किया। इसी बीच एक और दल, जिसमें भारत की ओर से तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और मैं थे और पाकिस्तान की तरफ से केंद्रीय मंत्री अब्दुल रब निश्तर और मेजर अयूब थे, दौरे पर निकला। यही मेजर अयूब आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल राष्ट्रपति अयूब हैं। हम सब ने सड़क से मोटर द्वारा पश्चिमी और पूर्वी पंजाब के कतिपय जिलों का दौरा किया। कितने ही ग्रामों के बगल से हम गुजरे जहां जलते हुए घर दिख पड़े। सड़क से कुछ ही दूर पर एक स्थान पर जलते हुए तिमंजिले मकान को दिखाकर सरदार बलदेव सिंह ने मुझसे कहा कि अवश्य ही यह गांव सिखों का होगा। जब उन्होंने उस स्थान को ग्राम की उपाधि दी तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रामों में तो हम केवल छोटी मोटी झोपड़ियां ही देख पाते हैं। ग्राम में 3 मंजिल का पक्का मकान हो सकता है, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था।
इसी से प्रमाणित होता है कि कितना घोर परिश्रम करके सिखों ने पंजाब को वैभवशाली बनाया था। जम्मू से सटे हुए सियालकोट में भी मैंने हिंदू और सिखों को एकत्र हुआ पाया, जो वहां से चले जाने के लिए तैयार थे। बाल्यावस्था में ही सियालकोट का नाम मैंने सुना था, क्योंकि गंडा सिंह झंडा सिंह के कारखानों से विकेट, क्रिकेट और टेनिस के बल्ले मंगवाया करता था। निर्जर नगरी की सड़कों पर जब मैं गया तो देखा कितने ही मकान जल रहे हैं। क्रोध से भरे पाकिस्तानियों को कुछ दिन पीछे यह ज्ञान हुआ कि हिंदू और सिखों के यहाँ के मकान जलाकर वास्तव में वे अपनी ही संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। दुख है कि उस समय आवेश में बिना सोचे विचारे उन्होंने हिंदुओं और सिखों को अपना शत्रु मान लिया था। कसूर स्टेशन के पास जब हम पहुंचे तो वहां के स्टेशन पर अद्भुत दृश्य देखने को मिला। वहां पर 2 रेलें अगल बगल खड़ी थी। एक का इंजन पश्चिम की तरफ और एक दूसरे का पूर्व की तरफ था। दोनों में ही नर नारी और बच्चे भरे थे। वे डब्बों की छत पर भी लदे थे। अपने कुलों के सदियों से बसे घरों को उजाड़ कर वे चले जा रहे थे। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि कहां जाना है। इस दृश्य को देखकर शायद दानव भी रो पड़ता। प्रधानमंत्री का दल और हमारा दल जालंधर में राज्यपाल श्री चंदूलाल त्रिवेदी के मकान में मिला। उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया। उनके मकान के अहाते में शरणार्थी और भयभीत स्त्री पुरुष भरे हुए थे। वहां से हम सब वापस लाहौर आए। इस दौरे में हमने देखा कि पूर्वी और पश्चिमी पंजाब दोनों ही तरफ बड़े बड़े समुदायों में लोग चले जा रहे हैं। जो कुछ वे अपना माल ले जा सकते थे साथ ले जा रहे हैं। कभी कभी मैं मोटर से उतरकर इन लोगों से पूछता, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं उनसे कहता, आप मत जाइए, अपने घर पर ही बने रहिए। वे उत्तर देते, हम कुछ नहीं जानते, हम चले जा रहे हैं और अवश्य चले जाएंगे। दृश्य दयनीय था। मालूम नहीं कितने ही रास्ते में मर गए होंगे। इतिहास बताता है कि समय समय पर और देश देश में किन्हीं विशेष कारणों के कारण जन समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, लेकिन शायद ही कहीं अपने देश के जैसा उदाहरण मिले। देश के दुखद विभाजन के बाद करोड़ों स्त्री पुरुष एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। जो विदेशी इस दृश्य को देखने के लिए आए थे वे भी आश्चर्य कर रहे थे कि कैसे इतने लोग स्वयं बिना सरकारी सहायता व्यवस्था के अपने अपने ऊपर ही भरोसा करके अपना प्रबंध स्वयं करके चले गए। उन्होंने पूर्वी यूरोप में इसी प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया, पर वहां तो 1-2 लाख लोगों को ले जाने और ले आने में जितना समय लगा हो था और कितना प्रबंध करना पड़ा था। अगस्त और सितंबर 47 के पंजाब में पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व लाखों स्त्री पुरुषों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रबंध स्वयं ही कर लिया था। वहां करीब 15 दिन ठहरकर और उच्चायुक्त के पद से जो कुछ हो सकता था वो करके मैं दिल्ली वापस आया। प्रधानमंत्री मुझे अपने हवाई जहाज पर लेते आए। नीचे के दृश्यों को देखने के लिए जहाज पृथ्वी के पास से उड़ाया गया। वहां से भी हम सब यही देख रहे थे कि हजारों स्त्री पुरुष चले जा रहे हैं। मैं अब इस पद से बच नहीं सकता था, चाहे मैं पसंद करूं या न करूं, मुझे तो यह स्वीकार करना ही पड़ा। मैंने प्रधानमंत्री से कहा, मैं घर जाकर 8-10 दिन में वहां का सब प्रबंध कर पाकिस्तान में बहुत दिन ठहरने के लिए लौट आऊंगा। दुखद दृश्य और हृदय में मुझे यही विचार बराबर व्याकुल करता रहा कि यदि मेरी नगरी काशी पाकिस्तान में चली गई होती तो मुझे कैसा लगता और मैं क्या करता। जब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, हमने ये चैप्टर पढ़ा, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा है। जिस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो लोग जो बर्बाद हो रहे हैं उनके पास जाना चाहिए, ना कि अन्य औपचारिकताओं में पड़े रहना चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू के साथ ये वापस आ गए और अपने घर 7-8 दिन रहने के बाद ये वापस जाएंगे, लेकिन तब तक तो हजारों हत्याएं हो चुकी होंगी। मुझे लगता है कि उस समय क्यों नहीं ये इन बातों को ज्यादा तरजीह दी गई, इन्हें क्यों नहीं महत्व दिया गया। ये खाली ये दृश्य देखने के लिए, जब प्रधानमंत्री नेहरू हवाई जहाज को उस काफिले के बहुत नजदीक उड़ाने की बात करते हैं और उड़ाते हैं और नजदीक से वो देखते हैं कि लोग जा रहे हैं, तो क्या वे कोई एक तमाशा देख रहे थे? ये वो लोग थे जो इन्हीं उच्च अधिकारियों के गलत निर्णयों का शिकार बने थे। कभी ये विचार उनके मन में नहीं आया, उन नीति निर्माताओं के मन में?
उनके मन में ये ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं जगी कि इन सबों का भी कुछ इंतजाम करें, इनके ऊपर भी कुछ पैसा खर्च किया जाए, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, जो अपने बलबूते पे पूर्व पंजाब और पश्चिमी पंजाब से इधर उधर जा रहे हैं। न नेहरू न जिन्ना किसी ने नहीं सोचा। ऐसा लगता है इस चैप्टर को पढ़ के। नमस्कार।